Hi everyone, we are going to start chapter 4 of physics class 12th, that is moving charges and magnetism. तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा पार्ट 1 है MEC पार्ट 1 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड, ऑस्टिट्स एक्सपेरिमेंट, एम्पियर स्विमिंग रूल, राइट एंड थंब रूल, बायट-सैविट लॉ, एप्लीकेशंस, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड। ये सब टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो में सबसे पहले हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर या एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ पे फोर्सेस एक्सपीरियंस होती हैं। जब एक चार्ज मोशन में होता है तो इट प्रोड्यूसेस बोथ द फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। जब एक चार्ज पार्टिकल मोशन में है इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है आपका, ठीक है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। जब आपका करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस में बनता है? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनता है। तो कौन सा रूल है जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हो? राइट हैंड थंब रूल भी है, राइट हैंड पाम रूल भी है और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी है। तो राइट हैंड थंब रूल में थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और ये जो फिंगर्स हैं आपकी ये पॉइंट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट है तो कर्ल या कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जहाँ पे चार्ज मोशन में है या किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र कैसे किया जाता है? इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसको हम B वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स SI यूनिट इज टेस्ला, इट्स CGS यूनिट इज गोस। और क्या रिलेशन है दोनों में? वन टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 raised to the power 4 Gauss. 1 Tesla is equals to 10 raised to the power 4 Gauss is a relation between the SI unit and the CGS unit. डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया ही। डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं, कौन कौन से रूल हैं? राइट हैंड थंब रूल है, पाम रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है या मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी है। उसके बाद सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया किन्होंने था? कौन से साइंटिस्ट थे? तो ऑस्टिट्स जो थे उन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो कैसे बताया था? उन्होंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, एक मैग्नेटिक कंपास रखा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया, एक की, जैसे ही की को ऑन किया करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो जो मैग्नेटिक कंपास था इट स्टार्ट्स डिफ्लेक्टिंग, ठीक है। इसने कंपास नीडल ने डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, पहले करंट की डायरेक्शन थी साउथ टू नॉर्थ, तो जो कंपास नीडल थी इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। लेकिन जैसे ही करंट की डायरेक्शन को अपोजिट किया गया नॉर्थ टू साउथ, तो जो कंपास नीडल थी ये ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो सबसे पहले ऑस्टिट्स ने बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। उसके बाद कौन सा रूल है? रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले एम्पियर स्विमिंग रूल है कि कोई स्विम कर रहा है, ठीक है। जैसे भी हमने बात की थी, अगर करंट जा रहा है साउथ टू नॉर्थ तो मैग्नेटिक कंपास जो है, नीडल जो है, इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, और अगर अपोजिट कर देंगे तो इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट। तो इसको हम, इस रूल को हम याद कैसे रखते हैं? इस रूल को हम याद रखते हैं विद द लेटर स्नो। अगर आपका करंट जा रहा है साउथ टू नॉर्थ ओवर द वायर तो नीडल डिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है।
तो ये इमेजिनेशन के बेसिस पे है कि कोई स्विम कर रहा है तो उसके पैरों से करंट एंटर कर रहा है और हैंड्स या हेड से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो साउथ टू नॉर्थ करंट गया तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स वेस्ट। नेक्स्ट सेकंड रूल है हमारा राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर आप किसी स्ट्रेट कंडक्टर को या कंडक्टर को अपने हैंड में इस तरीके से होल्ड करते हो तो योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्ल ऑफ फिंगर्स पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और ये करंट की डायरेक्शन होगी थंब से, जैसे इसमें दिख रहा है। तो ये करंट और ये कर्ल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज राइट हैंड पाम रूल। अगर आप अपने राइट हैंड पाम को या हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करते हो तो ये थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और ये आपका जो फिंगर्स हैं दे पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और आपकी जो पाम है इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को ये रिप्रेजेंट करेगी। तो थंब द डायरेक्शन ऑफ करंट या पॉजिटिव चार्ज, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, पाम फोर्स को ऑन द पॉजिटिव चार्ज। अगर करंट आपका नीचे की तरफ जा रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हो? इनवर्ड इनटू द पेज या आउटवर्ड डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से? अगर क्रॉस है तो क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर जा रहा है, जो ऑब्जर्वर है उससे दूर जा रहा है। और डॉट का मतलब है आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बी की डायरेक्शन आउटवर्ड है और क्रॉस का मतलब है बी की डायरेक्शन इनवर्ड्स है। राइट हैंड में अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, ठीक है। करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है, हमें इस पॉइंट पे बताना है पी पॉइंट पे, और एक इस पॉइंट पे बताना है सपोज ए पॉइंट पे। तो आप एरो पे थंब पॉइंट करेंगे, ठीक है, प्लेस करेंगे, और पी पॉइंट पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड्स है, तो यहाँ पे क्रॉस मार्क कर देंगे, और यहाँ से ए पॉइंट पे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ आपकी डॉट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रेट कंडक्टर में राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। और यही अगर हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर होता तो हम ये रूल कैसे यूज़ करते? अगर करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर है तो सपोज हमारा करंट फ्लो हो रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर पे, यहाँ पे। तो एरो पे आप अपना थंब प्लेस करेंगे, ये देखो जो ये वायर है या सर्कल है या कंडक्टर है, इसके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन है। सेंटर पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो इसको हम आउटवर्ड डायरेक्शन को डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। जब हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है किसी सर्कुलर कंडक्टर में तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। वहीं अगर करंट क्लॉकवाइज है तो सेंटर पे क्या होगा, किस तरीके से फाइंड करेंगे, एरो पे थंब प्लेस करेंगे, देखो इनवर्ड डायरेक्शन है, तो यहाँ आपका आ जाएगा क्रॉस। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स, यानी कि राइट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल रह गया हमारा, कहाँ गया? नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करते हो कि आपका थंब, फोर फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो थंब जो है वो पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
मैग्नेटिक फील्ड 4 फिंगर, दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स करंट या वेलोसिटी वेक्टर। हम इसको याद कैसे रखते हैं, फादर मदर चाइल्ड से। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। या आप इसको EMF से भी याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, M मैग्नेटिक फील्ड, F फोर्स। EMF से भी इसको याद रखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स, या फादर मदर चाइल्ड से याद रख सकते हैं। तो अगर आप अपनी सेंट्रल फिंगर को, 4 फिंगर को या थंब को लेफ्ट हैंड के स्ट्रेच करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, 4 finger in the direction of magnetic field and thumb points in the direction of force of the current carrying conductor। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बायट-सेविट लॉ। तो बायट-सेविट लॉ किस लिए यूज़ किया जाता है, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट में स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए इस लॉ का यूज़ होता है। अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर बहुत स्मॉल है तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से या करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, उसके बारे में ये लॉ बताता है। तो सपोज हमारे पास ये कंडक्टर है L लेंथ, ठीक है, इसका हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है DL, इसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट कैरिंग एलिमेंट हो गया आपका IDL वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। यहाँ से R वेक्टर अपार्ट एक P पॉइंट है जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो जो एंगल है वो थीटा बन रहा है बिटवीन करंट कैरिंग एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर। तो किस लिए यूज़ होता है ये, एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो दिस dB is directly proportional to, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू स्मॉल करंट एलिमेंट DL कैरिंग करंट I at a point distance R from the element is directly proportional to I, directly proportional to DL, directly proportional to sin theta and inversely proportional to the square of the distance between DL and R। तो ये जो dB है आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, this dB is directly proportional to DL, this dB is directly proportional to the sine of angle between DL and R, and this dB is inversely proportional to the square of the distance between them। तो जब इन चारों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा dB is directly proportional to IDL sin theta अपॉन आर स्क्वायर। हम जब प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी आएगा कांस्टेंट k, तो dB इज इक्वल्स टू KIDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म में k की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो फर्दर इक्वल होता है 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, बट ये स्केलर फॉर्म में है। हमें अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो इसको तो इन वेक्टर फॉर्म dB वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। तो आपने यूनिट वेक्टर को वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका R⁵। तो ये बायट-सेविट लॉ के फॉर्मूला की रिप्रेजेंटेशन है इन वेक्टर फॉर्म।
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए फर्दर अभी जो हमने बात की थी, कौन से रूल्स यूज़ करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हैं, पाम रूल यूज़ कर सकते हैं, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ होता है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड a current element dl is equals to 1 centimeter carries a current of 10 ampere. Calculate the magnetic field at a point on the y-axis at a distance of 0.5 meter from the element given the current element is placed at the origin along the x-axis. ये आपका x-axis हो गया, ये आपका y-axis हो गया, करंट एलिमेंट हो गया जिसमें करंट एलिमेंट है आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर, डीएल है आपका 1 सेंटीमीटर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, जो कि पॉइंट, मान लो सपोज यहाँ पे आपका पी पॉइंट है जो कि 0.5 मीटर दूर है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है डीएल और इस डिस्टेंस के बीच में 90 डिग्री। तो बाइट-सेविट लॉ यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, जो कि है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, आपका साइन 90 डिग्री हो गया, अपॉन आर स्क्वायर। तो डी बी इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई की 10 रेज़ टू पावर -7। करंट हो गया आपका 10, डीएल हो गया 1 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज़ टू पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस ऑलरेडी आपका मीटर में है। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आएगा 10 रेज़ टू पावर -9 और ये हो गया एक कंपनसेट हो जाएगा 10 रेज़ टू -8, यहाँ पे 0.025 जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा आएगा 4 × 10 रेज़ टू द पावर -7 टेस्ला।